नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारी आज की एक्सपर्ट के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर शिल्पी गोयल डाइटिशियन और फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर है। आप वर्तमान में न्यूट्रीशिल्प की संस्थापक के रूप में कार्यरत है और वजन प्रबंधन व मेटाबॉलिक रोगों के उपचार में विशेषज्ञता रखती है। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल रीना शर्मा ने पूछा है, जिनका वजन पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो मीठा खाने की, तला बुला खाने की भी बहुत ज़्यादा शौकीन है। वे बताती है कि वे ऐसी डाइट की तलाश में है जिससे कमज़ोरी भी ना आए और वज़न भी धीरे धीरे कम हो सके। उन्होंने कई डाइट ट्राई करी, लेकिन कमज़ोरी के कारण, प्रैक्टिस नहीं होने के कारण वो उस डाइट को बीच में छोड़ दिया करती है। तो जाहिर सी बात है, वजन बढ़ता क्यों है ये जानना बहुत ज़रूरी है जी। न केवल आपके गलत खान पान के कारण, आपकी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल और सही डाइट की नॉलेज ना होना, मतलब कि एक बैलेंस्ड फार्मूला अगर आप अपने अंदर नहीं रखेंगे तो भूख बार बार लगेगी, जोर से लगेगी, क्रेविंग्स होगी और गलत चीज़ें खाएंगे और फिर वजन बढ़ता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि वजन जब एक लिमिट तक बढ़ जाता है उसके बाद और तेज़ी से बढ़ता है। इसीलिए वजन को अगर कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जो जानकारी आपको ऑलरेडी है कि मीठा और एक्सेसिव जो हम डीप फ्राइड चीज़ें खा लेते हैं ओकेजनली फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे आप ऐसा कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उसे पूरी तरह से सही करने की ज़रूरत है, यानी कि हेल्दियर ऑल्टरनेट लाने की ज़रूरत है। बहुत बार लोग पतले होने के लिए फास्टिंग डाइट पे या एक्सट्रीम रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे या हम ऐसी डाइट ले लेते हैं जो विशेषज्ञ भी नहीं है, जैसे कि अपने जिम ट्रेनर से ले लेते हैं, अपने अगल बगल पड़ोसी से, इंटरनेट से, व्हाट्सएप से, अपने फ्रेंड सर्कल में जो डाइट फॉलो हो रही है उसे फॉलो करने लगते हैं। जबकि हर एक बॉडी, हर एक एज ग्रुप और हर एक टाइप ऑफ बॉडी के हिसाब से उनकी डाइट कस्टमाइज की जानी चाहिए। जो अच्छी डाइट होती है वो न केवल आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करती है, आपके अंदर स्टेमिना और स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, वरना आपके वेट को भी कम करने में सहायक होती है। उससे आपके हेयर और स्किन भी अच्छे होते हैं। तो जो अच्छी डाइट होती है ये मल्टीफैक्टोरियल होती है। अगर किसी डाइट से आपको कमजोरी आती है, थकान लगती है, तो वो बिल्कुल भी अच्छी डाइट नहीं है। चाहे भले ही वो आपको टेम्पररी वेट लॉस दे दे, पर आप उसे जैसे ही छोड़ेंगे वेट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। तो एक अच्छे सही विशेषज्ञ सर्टिफाइड डाइटिशियन से जब आप सलाह करते हैं तो ऐसी डाइट जो आपके स्टेमिना, एनर्जी लेवल को बूस्ट करे और साथ ही साथ आपके वजन प्रबंधन में हेल्प करे, तो वो एक सही डाइट है, वो एक बैलेंस्ड फॉर्मूला है। मैं सिंपल 2 शब्दों में बताना चाहूँगी कि किस तरह से आप अपने वज़न को बिना भूखे रहे, बिना स्टारवेशन के, बिना कमज़ोरी लाए आप अपने वज़न को तेज़ी से कम कर सकते हैं। तो अपनी प्लेट का 50% हिस्सा, यानी कि 40 से ज़्यादा हिस्सा आप वेजिटेबल, सब्ज़ी और सलाद का रखें, उसमें फल और नट्स को शामिल करें। रेस्ट जो 50% हिस्सा है उसको अगेन 2 हिस्सों में डिवाइड करें। उसका 25% हिस्सा आप प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन का रखें, जिसमें सभी तरह के पल्सेस, मशरूम, सोया, एग, पनीर, मिल्क प्रोडक्ट्स, चिकन, फिश, ये सब आ सकते हैं। दूसरा जो 25% हिस्सा है उसमें आप साबुत अनाज को रखें। अगर हम ऐसा करते हैं, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि हम पूरी प्लेट प्रोटीन की खाएं या हम पूरी चीज़ें सुपर फूड यानी कि मिलेट की खाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको अननेसेसरी ट्रबल्स आने लगते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो जब आप 40 to 50% चीज़ें नेचुरल चीज़ों से आप लेने लगते हैं तो आपका वजन काफ़ी तेज़ी से कम होने लगता है और अंदर की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई। जैसा मैम ने बताया कि जो आपकी प्लेट होती है खाने की, उसमें 50% का रेशियो रखे, सलाद्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, इनकी क्वांटिटी को ज़्यादा रखे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अमित वर्मा ने पूछा है, मुझे दिन भर थकान रहती है और काम करने में मन नहीं लगता। बहुत बार सुबह का नाश्ता छूट जाता है, इसी चक्कर में बाहर का खान पान बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या गलत खाने की वजह से ऐसा हो रहा है? कृपया बताइए कि एनर्जी बढ़ाने के लिए मुझे दिन भर किस डाइट प्लान को फॉलो करना चाहिए। देखिए, जो ये बॉडी के छोटे छोटे सिम्टम्स है, लो एनर्जी का लगना, थकान होना, एसिडिटी रहना, गैस रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना, ये सब तो बहुत ही अर्ली सिम्टम्स है बॉडी के, जो बॉडी आपसे कुछ कहना चाहती है। अगर हमने इसमें तुरंत स्टेप नहीं लिया तो आगे चल के गंभीर बीमारियों में आप लैंड अप कर जाएंगे। तो इमीडिएटली ये आपकी 100% ये आपके डाइट और लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड है, आपके अनप्लान्ड मील और रूटीन की वजह से है। क्योंकि आप दिन भर में आप जानते हैं कि मेरा सुबह का समय अनिश्चितता का रहता है, मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता या कर पाती, तो आपको उस अकॉर्डिंग मील ऑप्शंस चूज करने चाहिए। जैसे कि एक साबुत एक ड्रिंक होता है जो कंप्लीट मील होता है, उस तरीके के शेक, स्मूदीज आप पी के जा सकते हैं। आप कुछ अपने साथ डब्बा कैरी कर सकते हैं जिससे कि आपको अर्ली मॉर्निंग एनर्जेटिक रहने में मदद मिले। लेकिन जब आप अनप्लान्ड मील लेते हैं, बाहर का ले लेते हैं स्नैक्स,
तो न केवल आपके बॉडी को वो हार्म करते हैं, बल्कि इस तरह से आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल भी डिप होने लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जिस भी प्रोफेशन में हैं या बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, हम अपने टाइमिंग के हिसाब के अपने मील को पहले से ही प्लान कर लें। जैसे कि एक छोटा सा एग, अगर आप एगिटेरियन हैं, या एक स्मॉल कप ऑफ मिल्क भी आपको भरपूर एनर्जी दे सकता है, आपके ब्रेकफास्ट की कमी को पूरा कर सकता है। तो इस तरह से आप थोड़ी सी प्लानिंग के साथ बहुत अच्छे न्यूट्रिशन को ऑप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी क्वांटिटी ईटिंग इतनी ज़रूरी नहीं होती है जितनी क्वालिटी ईटिंग इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग जैसे ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, उससे बेटर है आप कोई एक ही चीज़ लें, लेकिन वो बहुत हेल्दी और क्वालिटेटिव होनी चाहिए। अगला सवाल सुनीता ने पूछा है, जिन्हें शुगर की समस्या है लेकिन उन्हें फिर भी बहुत बार मीठा खाने का मन करता है। वे जानना चाहती है कि शुगर के मरीजों को कौन कौन से फल, सब्जियां और अनाज खाने चाहिए और किन चीज़ों से पूरी तरह परहेज रखना चाहिए। देखिए, अगर बॉडी में डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का मतलब ही है कि आपको शुगर से स्ट्रिक्ट परहेज करने की ज़रूरत है। और शुगर केवल मीठी चीज़ों में ही नहीं होती, यानी कि मीठी चीज़ें जैसे कि गुड़, शक्कर, हनी या खांड या देसी, आपका जो भी आप बोलते हैं, मिश्री, आप किसी भी चीज़ को हेल्दी ऑप्शन बोले, लेकिन इन सभी चीज़ों में इक्वल शुगर रिलीज होती है बॉडी के अंदर। तो इन चीज़ों से तो आपको कंप्लीटली परहेज करना है, उसमें कहीं कोई रियायत नहीं है। वरना आपको इसके अलावा आपको जो इनविजिबल शुगर मौजूद है हमारे फूड आइटम में, इनविजिबल यानी कि गेहूं, चावल, मैदा, सूजी, ब्रेड, सुहाली, नमकीन, बिस्किट्स, इनमें भी इनविजिबल शुगर मौजूद होती है। एक 20 ग्राम की चपाती 15 ग्राम शुगर आपके ब्लड में रिलीज करती है, जो कि 3 चम्मच शुगर के बराबर है। तो आपको ये ध्यान रखते हुए अपनी डाइट को एक क्वालिफाइड डाइटिशियन के साथ बैठ के ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए कि दिन भर में आपको न्यूट्रिशन की कमी भी ना रहे और आपका शुगर लेवल एक्सीलेंटली कंट्रोल और रेंज के अंदर रहे। क्योंकि शुगर के मरीजों का अगर डाइट सही ना हो तो उनके लिए कोई भी दूसरे ऑप्शंस काम नहीं करते हैं। आपके मेडिसिन के डोज बढ़ते चले जाएंगे और बॉडी में भी डैमेज लगातार निरंतर बना रहेगा। तो अगर आपको शुगर डिटेक्ट हुई है तो डाइट में थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़े से सही चॉइसेस आपको पूरी तरह से मेडिसिन फ्री भी कर सकते हैं। तो आपने पूछा है कि कौन से फल और कौन सी सब्जियां आपको इंक्लूड करनी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि फलों में प्राय आप सभी तरह के फल खा सकते हैं एक निश्चित क्वांटिटी में, लेकिन आम, केला, चीकू, सीताफल, थोड़ी मात्रा में लीची और अंगूर, इन फलों में दूसरे फलों के मुकाबले 4 गुनी ज़्यादा शुगर मौजूद होती है। तो आप इन 5 फलों को थोड़ा कम लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं, लेकिन दूसरे फलों को आप 100 से 150 ग्राम दिन भर में आपको ज़रूर खाना चाहिए, इनफैक्ट खाना चाहिए। क्योंकि कई बार शुगर के मरीज बिस्किट, राइस या चपाती की क्वांटिटी को नियमित नहीं करते, लेकिन फल को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, जिसके कारण उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, फाइबर की कमी हो जाती है। इसी तरह अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो जो जड़ वाली वेजिटेबल होती हैं जैसे कि आलू, मूली, गाजर, शलगम, बीटरूट, इन चीज़ों को आप थोड़ी कम मात्रा में लें क्योंकि इनमें शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। बाकी सभी सब्जियां, इनफैक्ट जो मेथी, पालक, सारी तरह की भाजियां, ग्वारफली, मुनगा और ये सभी गोभी, फूल गोभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये सभी सब्जियों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में इंक्लूड करना है। जितनी भी तरह की वेजिटेबल्स हैं वो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसकी क्वांटिटी आपको अच्छे से बढ़ाना है डाइट में। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न राहुल सिंह ने पूछा है, जो जिम जाना चाहते हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं, लेकिन वे प्रोटीन पाउडर की जगह कुछ नेचुरल डाइट के बारे में जानना चाह रहे हैं। ऐसी डाइट जो शाकाहारी भी हो और घरेलू भी हो और नेचुरल तरीके से वे अपने शरीर को बेहतर बना सके। बिल्कुल, हमें किसी भी सिंथेटिक पाउडर की ऐसा जरूरत नहीं होती है। पहली चीज़ तो ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी डाइट में 100% प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आजकल लोगों का जो ऑब्सेशन प्रोटीन को लेके बढ़ा हुआ है, तो कई बार हम देखते हैं कि थाली में 100% प्रोटीन ही खा रहे हैं वो लोग। तो वैसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसकी ज़रूरत केवल 25% ही होती है आपके पूरे, अगर मील को 100% हम कंसिडर करें। अगर एग्जैक्ट क्वान्टिटी की बात करें तो पर केजी बॉडी वेट का 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी कि अगर आप 60 किलो के हैं तो कहीं ना कहीं आपकी रिक्वायरमेंट 55-56 ग्राम प्रोटीन की है, और उसको आप नेचुरल डाइट से भी मीटअप कर सकते हैं।
बस प्रोटीन की क्वालिटी और क्वांटिटी पे हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसके कारण आपको कभी भी सप्लीमेंट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि एग, चिकन, फिश, ये सब बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। लेकिन अभी आपने बात की है कि वेजिटेरियन सोर्सेज में हम प्रोटीन को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि जितनी भी हरी सब्जियाँ होती हैं उनमें भी प्रोटीन अच्छी क्वालिटी में होता है। दालें बहुत अच्छे सोर्स हैं, वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन के सोर्सेज हैं, दाल। और अगर आप देखें तो जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज हैं उसमें दही, दूध, पनीर, ये एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज हैं जिसमें गुड क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा जो प्लांट बेस्ड गुड क्वालिटी सोर्स हैं जो कि दालों से भी बेटर हैं, वो है सोया, मशरूम। जी, सोया और मशरूम में अन्य दालों के मुकाबले ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो सभी तरह की हरी सब्जियां, नट्स और सोया, मशरूम, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आप अपनी डाइट में शामिल करके प्रोटीन को इक्वलीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, आजकल हम देखते हैं कई नई तरीके की डाइट सामने आ रही है, मेडिटेरियन डाइट, कीटो डाइट, डैश डाइट, इंटरफास्टिंग भी हम बोल सकते हैं। इन सोशल मीडिया आने के बाद इन सब डाइट का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो क्या इन सब डाइट्स को भी एक तरीके से लेना बहुत ज़रूरी होता है? हम अक्सर देखते हैं कि लोग इन डाइट्स को लेना शुरू कर देते हैं, रेनबो डाइट, जो भी नाम उनको पता चलते हैं। तो आपका इस बारे में क्या सुझाव रहेगा? देखिए, ये सभी डाइट्स थोड़ी थोड़ी वेराइटीफुल है और सभी का एक गोल होता है, और ये पर्टिकुलरली किसी प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन की हुई डाइट है। जैसे कि डैश डाइट है, इसका फुल फॉर्म देखें तो डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। वैसे ही जो कीटो डाइट है वो एक्सट्रीमली लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है, जो कि डिजाइन हुई थी जिन लोगों को मेंटल और मिर्गी के दौरे या फिट्स आते हैं उन लोगों को ट्रीट करने के लिए, हाइपर एक्टिविटी को रोकने के लिए। सभी डाइट का एक मकसद है। मेडिटेरियन डाइट आपकी हाइपरटेंशन को रिलीज और रिलीफ करने के लिए बनी है। तो ऐसी कोई भी डाइट को नेम लेबल करके अचानक से आप फॉलो करना शुरू कर दें, ये सही नहीं है, क्योंकि कई बार कुछ डाइट किसी पर्टिकुलर चीज़ में डेफिशिएंट भी होती है। जैसे कि लोग वीगन डाइट केवल एक नाम, फैंसी के तौर पे शुरू कर देते हैं फॉलो करना, लेकिन उसके साथ जो सप्लीमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को छोड़ रहे हैं तो विटामिन B12 का कोई भी सोर्स आपके डाइट में नहीं बचता। अगर लंबे समय तक आप वीगन डाइट फॉलो करते हैं बिना विटामिन B12 के सप्लीमेंट लिए, तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 काफ़ी डेफिशिएंट हो जाता है, क्रैश हो जाती है बॉडी का एनर्जी लेवल, और अचानक से आपको उसके मल्टीपल साइड इफेक्ट झेलने को मिलते हैं। तो किसी भी डाइट को बिना एक्सपर्ट एडवाइस के, लेबल देख के, फैंसी नेम के जरिए आप फॉलो ना करें। ऐसे ही इंटरमिटेंट डाइट जो कि अभी बहुत प्रचलन में है, तो लोगों ने इंटरमिटेंट डाइट को तो समझ लिया, लेकिन उसके अंदर क्या खाना है, वो टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग तो करते हैं, लेकिन उस टाइम रेस्ट्रिक्टेड में क्या फूड लेना है, अगर उसे ध्यान ना दिया जाए तो अगेन आप बहुत सारी परेशानियों का सामना करेंगे लॉन्ग टर्म पे। सबसे बड़ी आयरनी ये है कि इन सभी डाइट्स को आप फॉलो करते हैं तो शॉर्ट टर्म तो आपको पता नहीं लगता। जैसे कि कीटो डाइट अगर आप अनसुपरवाइज तरीके से फॉलो करते हैं, आपकी बॉडी हाईली एसिडिक हो जाती है, बिकॉज कीटो डाइट में एसिड लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है। तो शॉर्ट टर्म पे आपको नहीं पता लगता, लेकिन लॉन्ग टर्म पे आपको उसके सेहत से जुड़े नुकसान होने दिखने लगते हैं। इसीलिए एक डाइटिशियन के अंडर में सुपरवाइज तरीके से आपके लिए क्या सही है और आपको अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन में नहीं जाना है। जैसे बहुत सारे लोग ग्लूटेन फ्री लेना शुरू कर देते हैं, तो ग्लूटेन फ्री की उनको नीड है भी कि नहीं है, और वो क्यों करना चाहते हैं ग्लूटेन फ्री अप्रोच। तो ये सारी चीज़ों को आप एक एक्सपर्ट के साथ बैठ कर डिस्कस करें, एंड देन आप कोई भी डाइट को अडॉप्ट करें, फॉलो करें। और सबसे अच्छी डाइट वही है जो आपके लिए कस्टमाइज की जाए, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके लिए फ्रेम आउट की जाए। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कविता मिश्रा ने पूछा है, जिन्हें बार बार गैस की समस्या, एसिडिटी, पेट भारी हो जाता है, ऑफिस में लंबे समय तक सिटिंग आवर्स के कारण कई बार उनका खाने का शेड्यूल भी बिगड़ जाता है। वे जानना चाहती है कि पेट को स्वस्थ रखने के लिए कैसी डाइट और खाने का क्या समय रखना चाहिए। जी, तो पेट से जुड़ी समस्याओं का यूजुअली जनरली 80% टाइम 3 कारण होते हैं, हरी, वरी एंड करी। हम लोग अक्सर लोगों को समझाते हैं कि ये हरी, वरी और करी, ये 3 कारणों को पहले चेक कर लें कि ये तो आपके रूटीन में नहीं मौजूद है। तो हरी मतलब बहुत जल्दबाजी करके खाना। आजकल हमारे पास अपने खाने को वक्त देने का भी वक्त नहीं है, तो हम चबा कर नहीं खाते, जिसकी वजह से जब आप खा लेते हो हड़बड़ी में बिना चबाए, तो वो खाना जा करके गैस फॉर्म करता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, ब्लोटिंग आती है, और आपको बहुत अनईजी लगता है क्योंकि आप ओवर ईटिंग कर लेते हो। अपने सटाइटी सिग्नल मिलने से पहले ही आप ज़्यादा खा चुके रहते हैं। तो हरी नहीं करनी है। आजकल लोग गैजेट देख के अपना भोजन करते हैं, मोबाइल देखते हुए, पेपर पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए आप खाना खाते हैं, जिससे आपको नहीं पता चलता कि आप किस क्वांटिटी में फूड ले रहे हैं। वरी यानी कि स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं
तो भी आपका गट और ब्रेन इंटरकनेक्टेड होता है। तो आपके गट से जो रिलीज होती है केमिकल्स, वो आपको डाइजेशन और ब्लोटिंग, आपके सब चीज़ों को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से भी आपको एसिडिटी की दिक्कत आ सकती है। इसके बाद करी यानी कि मिर्च मसालेदार, अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाते हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं, आप बाहर का फूड ले रहे हैं, तो भी ये प्रॉब्लम आपको आएगी। तो इन तीनों चीज़ों को पहले रूल आउट करें। उसके बाद अपनी डाइट की क्वांटिटी और क्वालिटी को चेक करें। अगर आप अपनी डाइट को ज़्यादा से ज़्यादा एल्कलाइन रखेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सैलेड से शुरू करेंगे अपने मील को, कर्ड जरूर इंक्लूड करेंगे, दही को इंक्लूड करने से प्रोबायोटिक आपके गट हेल्थ को मेंटेन करने में मदद मिलती है। आप अगर बीच बीच में कुछ खाने की जगह सॉफ्ट च्यू कर लें। पानी का इंटेक लोगों को बहुत ज़्यादा लोग भूल जाते हैं आजकल, पानी के इंटेक को ऑप्टिमाइज़ करें और सही समय पे नींद लें और मेडिटेशन और एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें। ये सब छोटे छोटे टिप्स हैं जिसको अगर आप एक बार ध्यान दें, फॉलो करना शुरू करें, तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही वैनिश, डिसअपियर हो जाती है। बिल्कुल। अगला सवाल नेहा गुप्ता की तरफ से आ रहा है। हाल में मेरी डिलीवरी हुई है और मैं अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हूँ। मुझे कमज़ोरी महसूस होती है। मैं जानना चाहती हूँ इस समय मुझे कौन सी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए जिससे मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और बच्चे को भी पूरा पोषण मिले। देखिए, एक फीमेल के पूरे लाइफ साइकिल में उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग समय, अलग अलग एज में अलग अलग होती है। जैसे जब वो प्यूबर्टी में जाती है उसकी ज़रूरत बदलती है, एडोलेसेंस एज में। प्रेगनेंसी के समय एक अलग ज़रूरत होती है, लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स की ज़रूरत बिल्कुल अलग होती है, एंड देन मेनोपॉज के समय एक अलग ज़रूरत बदल जाती है हमारी। इन चारों अवस्थाओं का अगर एनालिसिस करें तो जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है मदर्स, उनमें विमेन की लाइफ में जो सबसे हाईएस्ट रिक्वायरमेंट होती है, कैलोरी वाइज भी, क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी, ये सबसे हाईएस्ट होती है। लेकिन अगर हम सर्वे करें तो जो एक लैक्टेटिंग मदर होती है उसका डाइट सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड होता है। ना तो उसके पास समय होता है बिकॉज वो नर्सिंग मदर्स हैं, ना उनके पास हेल्प होती है, ना उनके पास चॉइस होती है। कई बार हम घरों में ये खाएंगे तो माँ का दूध में ये होगा, बच्चे को ये तकलीफ होगी करके हम इतनी सारी चीज़ों को बैन कर देते हैं। मैंने तो देखा हुआ है कि हल्दी बैन कर देते हैं, मिल्क बैन कर देते हैं, खट्टी चीज़ें बैन कर देते हैं। तो ऐसे में माँ की डाइट इतनी डेफिशिएंट हो जाती है, ना कोई प्रोटीन जाता है, ना कोई फाइबर, ना कोई अच्छी चीज़ें जाती हैं। पल्सेस आप बंद कर देते हो कि बच्चे को गैस हो जाएगी। तो इस तरह से माँ की डाइट इतनी डेफिशिएंट होती है कि उसको तो कमज़ोरी होना जाहिर सी बात है। बहुत ज़रूरी है कि हम इस समय न्यूट्रिशनिस्ट एडवाइस के थ्रू माँ की डाइट को इतना एनरिच रखें, क्योंकि इस समय क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम WHO की गाइडलाइन फॉलो करें, ICMR की, तो 450 कैलोरीज माँ को ज़्यादा लेनी होती है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को, नर्सिंग मदर्स को 2 लोगों का फूड वो बेयर करना होता है। 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करती है माँ। इसके अलावा पानी का इंटेक 850 ml एक्स्ट्रा बच्चे के मिल्क रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना होता है। तो पानी का भी इंटेक उनका कम रहता है, जिसकी वजह से एक थकान और बॉडी में जो दूसरे प्रॉब्लम्स है डाइजेशन रिलेटेड, वो भी बने रहते हैं। तीसरा, उनकी डाइट रेनबो कलर के जैसी वैरायटी फुल होनी चाहिए। सभी तरह के फ्रूट्स उनको खाने चाहिए, खट्टे मीठे सभी फ्रूट्स खाने चाहिए। प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में उनको ध्यान दे के लेना चाहिए। हेल्दी नट्स एंड सीड्स होने चाहिए, क्योंकि उस समय मिल्क की अच्छी क्वालिटी बनने के लिए हेल्दी सीड्स और नट्स की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ उनको सभी तरह के पल्सेस और सभी तरह के हर्ब्स यानी कि मेथी, जीरा, सौंफ, अजवाइन, हल्दी, ये सभी 4-5 ऐसी चीज़ें हमारे किचन में मौजूद है जो मदर्स मिल्क को बढ़ाने में भी मदद करती है और माँ को भी नेसेसरी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो लैक्टेटिंग मदर का डाइट प्लान सही होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे चल के उनको हेयर फॉल, जोड़ों का दर्द और थकान होना बिल्कुल स्वाभाविक है। क्योंकि बॉडी क्या करती है, बच्चे के दूध को फ्रेम आउट करने के लिए, वो फॉर्मूला बनाने के लिए आपके बॉडी के स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स को खींच लेती है। तो आपकी बॉडी में आयरन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, लेकिन मदर्स मिल्क एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला में बन जाता है। तो आपका स्टोर डिप्लीट ना हो, इसलिए आपको डाइट से प्रॉपर लेते रहना जरूरी है। अगला सवाल है, मेरी रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों बढ़े हुए हैं। दवाइयाँ चल रही है, लेकिन मैं डाइट के जरिए इन्हें कंट्रोल करना चाहता हूँ। कृपया बताएं कि फैट पूरी तरह छोड़ना सही है या हेल्दी फैट भी ज़रूरी होता है। किन तेलों और खाद्य पदार्थ को चुनना बेहतर रहेगा? प्रवीण मल्होत्रा का सवाल आया है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और जब भी लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो पहला शक जाता है कि हम फैट को बंद कर देते हैं जी। जबकि मज़ेदार बात ये है कि आपको अपने फैटी लीवर को क्योर करना है।
क्योंकि जो भी कोलेस्ट्रॉल बन रहा है वो आपका लिवर सिंथेसिस कर रहा है। और मज़ेदार बात यह है कि लिवर 30% कोलेस्ट्रॉल डाइट से आता है और 70% खुद क्रिएट करता है जी। तो अगर लिवर को ये लगता है कि डाइट से ज़्यादा आ रहा है तो वो खुद कम बनाता है, और अगर लग रहा है डाइट से कम आ रहा है तो वो खुद ज़्यादा बना लेता है। लेकिन जितने भी लोगों का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है उनके लिवर बीमार हैं, उनके लिवर कमज़ोर है, उनके लिवर फैटी हैं, इसीलिए वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रॉपर तरीके से कोलैबोरेट नहीं हो रहा, वो बढ़ जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, फैटी लिवर को कैसे क्योर करें, ये आपने बताया ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। तो जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो एक ऐसा फैट मॉलिक्यूल है जिसमें 3 मॉलिक्यूल शुगर के जुड़ गए हैं। तो इसमें शुगर ज़्यादा बड़ा कल्प्रिट है बजाय फैट के। हेल्दी फैट हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ समय पहले तक जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था तो लोग काजू खाना बंद करते थे, एग योक खाना बंद करते थे, मिल्क की फैट को एकदम रिड्यूस कर देते थे, स्किम्ड मिल्क लेते थे, घी तेल बंद कर देते थे। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा करने से भी आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं होगा। जब तक आप प्रॉपर वेट रिडक्शन पे काम नहीं करेंगे, जब तक आप अपने फैटी लिवर को क्योर नहीं करेंगे। कई बार लोग अल्कोहल लेते हैं, ये फैटी लिवर की वजह बनता है, और फैटी लिवर आपके हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह बनता है। तो अपने कोलेस्ट्रॉल इंटेक को ठीक करने के लिए आपको हो सकता है अपने अल्कोहल इंटेक को भी देखना पड़े। शुगरी चीज़ें, शुगरी ड्रिंक्स और जो भी मीठा खा रहे हैं, ये बड़ा विचित्र है कि आपको अपने फैटी लिवर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए विलेन शुगर ही है, उस शुगर को छोड़ के आपके लिवर में से फैट कम होगा, और जब लिवर में से फैट कम होगा तो कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने कितने सारे लोगों के हाई कोलेस्ट्रॉल को केवल डाइट की मदद से रिवर्स किया हुआ है, और उनको बिना किसी दवाई के केवल फूड के पावर से सही किया हुआ है। तो अगर फूड को करेक्ट कर लिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल को लोअर करना बहुत ही आसान होता है जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आकांक्षा जैन ने पूछा है, जिन्हें पीसीओडी की समस्या है, वजन जल्दी बढ़ जाता है और पीरियड्स भी अनियमित रहते हैं। इंटरनेट पर अलग अलग तरह की डाइट बताई जाती है जिससे मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। क्या आप बता सकती है कि पीसीओडी में किस तरह का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट लेना सबसे सही रहेगा? पीसीओडी के जो मामले हैं वो पिछले कुछ वर्षों में बढ़ते चले जा रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि हमारी जो यूथ है, यंग हमारी जो फीमेल्स है, उनकी इरेगुलर रूटीन और पुअर मेंटल हेल्थ इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है। क्योंकि पीसीओडी कुछ नहीं है बट एक हार्मोन का इम्बैलेंस है बॉडी के अंदर, और हार्मोन्स हमारे इमोशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। तो सबसे पहला काम तो डाइट से भी पहला काम, जब हम पीसीओडी महिला को देखते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं आप अपनी रूटीन ठीक करिए। सोने उठने का रूटीन सर्कैडियन रिदम के हिसाब से रखिए, यानी कि सन के उगने के समय और सन के डूबने के बाद आपका रूटीन वैसा ही अलाइनमेंट होना चाहिए। आपका डिनर टाइम अर्ली होना चाहिए, सोने का टाइम सही होना चाहिए, और उनको डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन और खुश रहने की सलाह देते हैं, जिससे कि बहुत हद तक तो प्रॉब्लम वहीं पे ठीक हो जाती है। नेक्स्ट लेवल पे हम आते हैं कि डाइट में उनको जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिससे कि पैकेज्ड फूड जो होते हैं वो पूरी तरह से छोड़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पैकेज फूड में मौजूद केमिकल डिस्ट्रप्टिव होते हैं, हार्मोन्स को बिगाड़ देते हैं। तो जितनी भी तरह की पैकेज्ड चीज़ें हैं, और मैदा है, ब्रेड है, बिस्किट है, ये सभी चीज़ों को कम्प्लीटली स्टॉप करने के लिए कहते हैं और नेचुरल चीज़ों को डाइट में ऐड करते जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि उनको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से भी दूरी करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसमें भी नेचुरल हार्मोन्स आपके नेचुरल बॉडी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन हम कर्ड ज़रूर उनको खाने बोलते हैं, पूरी तरह से किसी चीज़ को छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं। और एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की जो डाइट होती है वो उनको रिकमेंड करते हैं, जिससे वो वेट कम करते हैं, अपने मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। और एक स्ट्रेंथ बेयरिंग एक्सरसाइज पीसीओडी की महिला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज, क्योंकि उनमें ना बैड क्वालिटी फैट यानी विसरल फैट पाया जाता है, उनके मेटाबॉलिक हेल्थ पे असर पड़ता है, जैसे उनके पीरियड्स भी रेगुलर होते हैं। तो पीसीओडी के लेडीज़ का पीसीओडी को क्योर करना, रिवर्स करना बहुत ही आसान है, केवल एक सही टारगेटेड अप्रोच की ज़रूरत है। क्योंकि पीसीओडी की जो लेडीज़ होती है उनके वेट को नॉर्मली कम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ट्रिकी होता है, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद होता है जी। तो उनको एक टारगेटेड वे से अगर उनकी लाइफस्टाइल और डाइट को प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू सही किया जाए तो वो पूरी तरह से पीसीओडी से उबर सकती हैं।
अगला सवाल राजेश यादव ने पूछा है, मुझे फैटी लिवर की समस्या बताई गई है, शराब नहीं पीता हूँ फिर भी ये समस्या हो गई है। डॉक्टर ने वजन कम करने की सलाह दी है। कृपया बताइए कि फैटी लिवर में कौन से फल, अनाज और प्रोटीन सुरक्षित है और किन चीज़ों से बिल्कुल परहेज रखना चाहिए। बिल्कुल, फैटी लिवर हमारे इंडिया में मेरे ख्याल से हर 5 में से 1 पर्सन में पाया जाता है जी। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, यानी अल्कोहल तो उसने कभी चखा भी नहीं है, फिर भी लिवर फैटी हो गया है। और आजकल बच्चों में ग्रोइंग केसेस दिख रहे हैं फैटी लिवर के, और आप ये जान के सरप्राइज रह जाएंगे कि इसमें हमारे किचन में मौजूद ब्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जितना हम ब्रेड का सामान अपने बच्चों को फीड कर रहे हैं और ब्रेड खा रहे हैं, खिला रहे हैं, तो ये हमारे फैटी लिवर को, और हर पर्सन, हर इंडियन की जो दिन की शुरुआत होती है वो एक इंग्लिश चीज़ से होती है, वो है टी एंड बिस्किट। तो ये जो बिस्किट है इसमें मौजूद रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी आपके फैटी लिवर को बढ़ाते हैं। तो अगर आपको फैटी लिवर डिटेक्ट हुआ है जिसमें आपने अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं किया है, तो भी आप अपने डाइट में से शुगर लोड को कम करें। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम अभी चर्चा कर ही रहे हैं, इन सभी चीज़ों को कम करें। कई बार हम देखते हैं कि लोगों को 7-8 चपाती एक मील पे लेना भी नॉर्मल लगता है और वो दुबले भी रहते हैं, लेकिन उनको फैटी लिवर है, क्योंकि वो जो 6-7 चपाती खाते हैं, बाकी चीज़ें उनकी डाइट में बहुत ही कम रहती है, बहुत ही थोड़ी सी कटोरी सब्जी की लेते हैं। तो एक सिंपल फंडा है, एक कटोरी, एक रोटी के साथ 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी सलाद खाएं। दूसरी चपाती ले तो दोबारा 1 कटोरी सलाद, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी खाएं। अगर आप इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे तो आप अपने फैटी लिवर को पूरी तरह से रिवर्स कर पाएंगे। अगेन मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि आपको फैटी लिवर है तो फैटी चीज़ों से परहेज बहुत ज़्यादा करके फैटी लिवर को ठीक कर लेंगे, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। नट्स छोड़ देंगे, एग का योग छोड़ देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हेल्दी फैट्स हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं। तो सही तरीके से, सही नॉलेज के थ्रू आगे बढ़ेंगे। तो इंटरनेट और व्हाट्सएप ज्ञान हमें बहुत कंफ्यूज कर रहा है, और कई बार आप जो खोजते हैं वो आपको मिल जाता है और आप उसको फॉलो करने लगते हैं। तो सही पर्सन से सही एडवाइस लेते हुए आगे बढ़ें तो फैटी लिवर को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में।